बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किसी द्रव का तल यदि वक्र हो, वक्र में दो कैटेगरी हो सकती हैं, उत्तल या अवतल। दोनों स्थितियों में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का जो वक्र पृष्ठ बन रहा है उसके केंद्र की तरफ दाब का आधिक्य होता है। जो अवतल पृष्ठ बनता है या उत्तल पृष्ठ बनता है, तो उत्तल या अवतल दोनों पृष्ठों में केंद्र की ओर पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल लगता है। उसको संतुलित करने के लिए केंद्र की ओर से द्रव आधिक्य के कारण एक बल लगता है और वो इस पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न हुए परिणामी बल को संतुलित रखता है। क्योंकि कोई भी पृष्ठ जो है संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि लगातार यदि बल लग रहा है उस पे, तो उस बल की दिशा में उसकी गति होनी चाहिए। गति तो हो नहीं रही है, तो इसका मतलब जो है उसको संतुलित करने के लिए वक्र पृष्ठ के केंद्र की ओर से निश्चित रूप से बल लग रहा होगा। तो यहां पर आज हम उसी से आगे उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और पहला हमारा टॉपिक है कि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य। यानी दो द्रव की एक बूंद बनती है, तो बूंद के अंदर जो दाब होता है वो बाह्य दाब से अधिक होना चाहिए। बाह्य दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तो बूंद के अंदर जो है टोटल जो दाब होगा वो उसका अपना आंतरिक दाब और जो बाहर से लग रहा है वायुमंडलीय दाब, उसको मिलाकर के कुल दाब होगा। तो इसको आइए समझते हैं कि कैसे किसी बूंद के अंदर द्रव की जो बूंद बनी हुई है उसके अंदर जो है दाब आधिक्य होता है, मतलब एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है। जैसे कि मान लिया ये द्रव की बूंद है, हम कोई एक बिंदु ले लें, यहां पर ओ बिंदु लिया। इस बिंदु पर पृष्ठ तनाव के कारण इधर की तरफ बल लग रहा है, इधर की तरफ बल लग रहा है पृष्ठ तनाव के कारण। अब इस पृष्ठ तनाव के कारण बिंदु ओ पर स्थित कोई कण या कहें अणु पर लगने वाले जो बल हैं इनको वियोजित करें। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी समझाई थी। तो ये क्षैतिज घटक हो गए और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गए। तो क्षैतिज घटक जितने लग रहे होंगे वो तो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इस बूंद के केंद्र की ओर जो पृष्ठ तनाव के कारण बल लग रहा है वो तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बूंद का आकार मौजूद है। इस बल के कारण क्या होगा, ये बूंद पर लगातार यदि अंदर की तरफ बल लगे तो बूंद तो छोटी होती चली जाएगी और उसका आयतन या कहें आकार शून्य हो जाएगा। शून्य आकार तो संभव नहीं है, बूंद एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है। तो इसका मतलब अंदर से बूंद के अंदर से एक बल लगना चाहिए जो कि इस पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले परिणामी बलों को संतुलित कर सके। तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि जो ये पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की तरफ केंद्र की ओर जो बल लग रहा है उसको संतुलित होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसमें अंदर की तरफ से जो है अधिक दाब लगना चाहिए बाहर की अपेक्षा। बाहर क्या दाब है? बाहर दाब है वायुमंडलीय दाब। तो इसके अंदर जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब P प्लस स्मॉल p। स्मॉल p इसका द्रव दाब आधिक्य है, मतलब इसके अंदर जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है, दाब आधिक्य है, उसका मान P है। तो इस बूंद के अंदर कुल दाब कितना होगा? P प्लस स्मॉल p। जो स्मॉल p है वही एक्सेस ऑफ प्रेशर या कहें दाब आधिक्य है। तो इस दाब आधिक्य के कारण ही पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बलों को संतुलित किया गया है। पृष्ठ तनाव के कारण नहीं तो इस बूंद का आकार शून्य हो जाता धीरे धीरे बल लगते लगते, लेकिन क्योंकि अंदर जो है दाब का आधिक्य है और दाब के आधिक्य के कारण लगने वाला बल जो है इन पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर लगने वाले बलों को संतुलित कर रहा है। तो इस तरह से जैसे हमने एक बिंदु लिया, इस तरह से बहुत सारे बिंदु लिए जा सकते हैं और इन सभी बिंदुओं पर स्थित अणुओं पर जो पृष्ठ तनाव के कारण बल जो लगेंगे वो अंदर की तरफ लगेंगे और इन बलों को संतुलित होना
जरूरी है, क्योंकि बूंद एक साम्यावस्था संतुलन की अवस्था में है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ से अधिक दाब लगेगा बाहर की अपेक्षा, और यही दाब, अधिक दाब इन पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बलों को संतुलित कर देगा। उसको हमने शॉर्ट में लिख भी रखा है। देखिए, द्रव की बूंद में दाब आधिक्य कैसे होता है? किसी द्रव की बूंद में पृष्ठ तनाव के कारण परिणामी बल अंदर की ओर लगता है, जैसा कि हमने ये दिखाया, यहां पर अंदर की तरफ लग रहा है। ये बल बूंद के आयतन को, कहे आकार को कम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि बूंद का आयतन या आकार कहे शून्य नहीं हो सकता, अतः संतुलन की अवस्था में बूंद के अंदर उत्पन्न दाब आधिक्य के कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न परिणामी बल को संतुलित करता रहेगा या करेगा। तो इस तरह से इस बूंद के अंदर भी दाब आधिक्य होता है। अब ये कितना होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बूंद के अंदर दाब आधिक्य की गणना करो। तो यहां पर हम आज बूंद के अंदर दाब आधिक्य की गणना करना सीखेंगे, फिर बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य की गणना करेंगे, और उसके बाद हम केस नली में जो द्रव चढ़ता है या नीचे गिरता है उसका कारण समझेंगे, और किसी केस नली में इतना जल चढ़ेगा यदि उसको किसी जल में डुबोया जाए। तो ये सब बातें आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बूंद के अंदर दाब आधिक्य होना चाहिए, नहीं तो जो है बूंद का एग्जिस्टेंस जो है उसकी मौजूदगी पर ही प्रश्न उठ जाएगा। वो मौजूद ही नहीं रह पाएगी ना, उसका आकार तो फिर तो शून्य हो जाएगा। ये बात असंभव है कि उसका आकार, उसका आयतन जो है इन पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बलों से शून्य हो जाए। तो उसको तो बैलेंस होना पड़ेगा, और बैलेंस होने के लिए अंदर से दाब आधिक्य के कारण जो बल लगेगा वही उसको बैलेंस करेगा। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी की गणना करना। द्रव की बूंद के अंदर दाब आधिक्य की गणना करना। कितना दाब आधिक्य होता है द्रव की बूंद के अंदर, है ना। यहां पर हमने चित्र बना रखा है। माना किसी द्रव जिसका पृष्ठ तनाव T है, इसकी बूंद की त्रिज्या R है, ठीक है ना। ये त्रिज्या, ये बूंद है, इसकी त्रिज्या हमने R ले रखी है। बूंद के बाहर दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब है, P है, कैपिटल P है, तथा अंदर दाब कैपिटल P प्लस स्मॉल p है। इस दाब आधिक्य P, स्मॉल p के कारण बूंद की त्रिज्या में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। मान लिया अंदर से जो दाब आधिक्य लग रहा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर है, उसकी वजह से ये जो है बूंद की त्रिज्या में सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। और ये हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है कि ये डेल्टा आर त्रिज्या में वृद्धि हो गई। पहले उसकी त्रिज्या आर थी, अब जो है त्रिज्या बढ़कर के आर प्लस डेल्टा आर हो गई। और ये आर, डेल्टा आर जो है, जो वृद्धि है वो इतनी सूक्ष्म है कि बूंद के अंदर जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है, दाब आधिक्य है, स्मॉल पी है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी दाब आधिक्य के कारण ही तो इसका आकार या कहें इसकी त्रिज्या में वृद्धि हुई है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, डेल्टा आर ले रखा है हमने। अतः दाब आधिक्य पी के कारण, स्मॉल पी के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य। भाई दाब है तो बल निकाल सकते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, है ना। तो ये उत्पन्न बल, दाब आधिक्य के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या होगा? दाब स्मॉल पी गुणा क्षेत्रफल, या पहले लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, दाब, समझ में आना चाहिए, परीक्षा में तो शॉर्टकट में लिखोगे दाब गुणा क्षेत्रफल और गुणा विस्थापन। विस्थापन डेल्टा आर है ना। तो इस तरह से दाब जो है हमारा कितना हो गया? स्मॉल पी, दाब आधिक्य क्षेत्रफल, इस बूंद का क्षेत्रफल पहले कितना था? वो था 4 पाई आर स्क्वायर, जो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गुणा विस्थापन कितना हो गया? डेल्टा आर हो गया। ये हमारी समीकरण हो गई, कार्य की पहली समीकरण है। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब हम
यहां पर निकालेंगे कि जो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, त्रिज्या में वृद्धि के होने के कारण जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, और जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में जो है वृद्धि कितनी होगी? बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगी अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। बूंद का अंतिम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या जो है उसकी आर प्लस डेल्टा आर हो गई है। ये हो गया बूंद का जो कि गोलाकार है, और ये क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल इतना है। इसको हल करेंगे हम, इसका वर्ग करिए। ये हो गया, पाई से गुणा कर दें तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये इससे कट जाएगा। और एक बात यहां पर और, ये देखिए डेल्टा आर का स्क्वायर है, और डेल्टा आर अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म का वर्ग करने पर कोई संख्या यदि बहुत छोटी हो, उसका वर्ग करें तो और छोटी हो जाती है। कैसे? देखिए जरा, जैसे 0.1 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01, है ना, और छोटी हो गई। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि डेल्टा आर का मान अति सूक्ष्म है, अतः डेल्टा आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा और भी अधिक कम होगा। अतः इस वाले पद को हम छोड़ देंगे जिसमें डेल्टा आर स्क्वायर आ रहा है। अतः 4 पाई डेल्टा आर का वर्ग को छोड़ने पर, इसको हम छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पद का मान जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, है ना। वो छोड़ने पर तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए, ये डेल्टा ए है मान लिया, बराबर आ गई कितना? ये तो छोड़ ही दिया, बस ये आ गया 8 पाई आर डेल्टा आर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अब पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में हमने संबंध सीखा था, तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है इसलिए पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होगी। पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बराबर होती है पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि। पृष्ठ तनाव टी लिया गया था, क्षेत्रफल में वृद्धि जो हुई है हमारी वो इतनी हुई है 8 पाई आर डेल्टा आर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो पृष्ठ ऊर्जा में इतनी वृद्धि हुई। और ये पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि जो दावाधिक्य था उसने कार्य किया, तो वो किया गया कार्य इस पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होना चाहिए, है ना। कार्य कितना किया गया था? इतना किया गया था, W बराबर स्मॉल p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। यह पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि दावाधिक्य
के कारण दाबाधिक के कारण लगने वाले बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी जो ये पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि हुई है, यह पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि दाब आधिक्य के कारण लगने वाले बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्य जो है बराबर लिख देना पड़ेगा इस पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उसके बराबर, और हमें दाब आधिक्य स्मॉल p का मान प्राप्त हो जाएगा। इतना सा केवल है। तो W बराबर हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। तो W का मान ये है स्मॉल p इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r बराबर है ये t इंटू 8 पाई r डेल्टा r। तो डेल्टा r से डेल्टा r कट गया, पाई से पाई कट गया, p बराबर हो गया 8 t r बटे 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई तो कट गया था, पाई नहीं आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 और r एक r से r कट जाएगा, तो हमारा आएगा 2t बटे r। तो बूंद के अंदर जो दाब अधिक होता है, कितना दाब अधिक होता है, इतना होता है। ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि बूंद के अंदर द्रव आधिक्य कैसे ज्ञात करेंगे और द्रव आधिक्य क्यों होता है, उसका मान प्राप्त करो। तो इस सूत्र से हमें पता लग रहा है कि जो दाब आधिक्य है तो पृष्ठ तनाव के तो अनुक्रमानुपाती है, और जो बूंद की त्रिज्या होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात बूंद जितनी छोटी होगी उसके अंदर दाब आधिक्य उतना ही ज्यादा होगा। बूंद जितनी छोटी होगी, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बूंद जितनी छोटी है उतना ज्यादा दाब आधिक्य होगा। तो बड़ी बूंदों की अपेक्षा छोटी बूंदों के अंदर ज्यादा दाब आधिक्य होता है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य की गणना करना। जैसे अभी किया ठीक वैसे ही करेंगे। हेडिंग हमारी पड़ी हुई है, क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य की गणना। तो यहां पर भी हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये मान लिया गोलाकार जो है एक बुलबुला है, साबुन के घोल का बुलबुला है। इसके अंदर वो जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अंदर दाब आधिक्य है बाहर की तुलना में, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव इसके तल पर स्थित जो अणु है या कण है वो पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर बल का अनुभव कर रहे हैं। यानी इस बुलबुले के चारों तरफ से, सभी दिशाओं से अंदर की तरफ केंद्र की ओर जो है बल लग रहा है। उसको बल को संतुलित करने के लिए अंदर की तरफ से जो है जरूर बल लगना चाहिए, नहीं तो इसका तो आकार छोटा होता 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 समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि बुलबुला दिख रहा है, मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी तभी हो है जब अंदर से इसके पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बलों को संतुलित किया जा सके। इसका मतलब है कि बुलबुले के अंदर जो है दाब आधिक्य होना चाहिए, जो कि पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बलों को संतुलित करेगा। तो अब दाब आधिक्य है, तो यहां पर भी हम कहेंगे कि इसकी त्रिज्या जो है पहले r है, और दाब आधिक्य के कारण जो है त्रिज्या जो है बढ़ करके r प्लस डेल्टा r हो गई। ये त्रिज्या जो हो गई है r प्लस डेल्टा r हो गई। तो अंदर दाब कितना है, कैपिटल P प्लस स्मॉल p,
बाहर दाब जो है वो P है, जो कि वायुमंडलीय दाब है। अब हम यहां पर जो लिखते हैं कि माना बुलबुले की त्रिज्या R है तथा पृष्ठ तनाव P है। बुलबुले के अंदर कुल दाब जो होगा, कुल दाब P प्लस स्मॉल p है, क्योंकि बाह्य दाब जो है, इसको हम वायुमंडलीय बाह्य दाब का मान P है, कैपिटल P है। अतः बुलबुले के अंदर जो है, के अंदर दाब आधिक्य कितना है, दाब आधिक्य स्मॉल p। इस दाब आधिक्य के कारण डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, है ना। भाई मान लिया है तो चित्र से देख करके हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कभी भी। इस दाब आधिक्य के कारण बुलबुले की त्रिज्या में अति सूक्ष्म वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल्टा R हो जाती है। अतः दाब आधिक्य के कारण लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, जैसे पहले किया था। बल बराबर क्या होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल गुणा विस्थापन। अब यहां पर हमें ये बात ध्यान देनी है, बुलबुले के अंदर भी वायु होती है और बुलबुले के बाहर भी वायु होती है। यानी दो पृष्ठ ऐसे हैं जिनमें जो वायु के संपर्क में हैं। जब बुलबुले की त्रिज्या बढ़ेगी तो अंदर और बाहर दोनों पृष्ठों में वृद्धि होगी। तो पृष्ठ में जो वृद्धि होगी वो पहले की अपेक्षा दोगुनी होगी, क्योंकि दो पृष्ठों में साथ साथ वृद्धि हो रही है। अंदर भाई मोटाई तो बहुत सूक्ष्म है, जिस बुलबुले की मोटाई की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सूक्ष्म है। तो लगभग जितना बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी उतनी ही अंदर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम जो है क्षेत्रफल में जब वृद्धि लेंगे वो दोगुनी लेंगे। इसको हम नोट भी कर देंगे, ठीक है। चित्र मिटा दे रहे हैं, हाँ जी। तो दाब जो लगेगा, दाब अधिक है ना, W बराबर हो जाएगा स्मॉल p इंटू 4 पाई R²। पहले जो बुलबुले का क्षेत्रफल था गुणा डेल्टा R, इतना कार्य हुआ, है ना। अब हम जो अभी बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि, ये बात हमें नोट कर लेनी है कि बुलबुले में दो पृष्ठ जो हैं, अंदर वाला और बाहर वाला, दोनों पृष्ठ वायु के संपर्क में हैं। उसकी त्रिज्या बढ़ने से दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अंदर और बाहर वाले क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये बाद में हम नोट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डेल्टा A बराबर हो जाएगा अंतिम क्षेत्रफल। देखिए हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं, 2 गुणा अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक
ठीक है, तो 2 गुणा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का वर्ग माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां भी हम वही आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर वाला टर्म जो होगा उसको छोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, है ना, और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये कट गया, कटेगा तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद कटेगा, वैसे तो देखा जाए बाद में काट लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको काट सकते हैं, ब्रैकेट खोल दिया है, ये कट गया। इस पद को हम छोड़ेंगे क्योंकि डेल्टा आर अति सूक्ष्म है, अतः डेल्टा आर स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होने के कारण इस पद को छोड़ देंगे, तो हमारा डेल्टा ए का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, ये पद हमने छोड़ दिया और इससे इसको गुणा हो गई 16 पाई आर डेल्टा आर, ये डेल्टा ए का मान हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब हम इस क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो इसकी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि हुई होगी, उसकी गणना कर लेते हैं। ये इस समीकरण का हमें प्रयोग करना है आगे, ठीक है। तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाता है पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव T है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 16 पाई आर डेल्टा आर, ये पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि हुई। अब किया गया कार्य जो है, या कहें दाब आधिक्य के द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। किया गया कार्य हमारा क्या था, P गुणा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर बराबर आया था T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, बाकी सब इधर भेज दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा T इंटू 16 पाई आर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से पाई से पाई कट गया, 4 से 16 कट गया, 4 से 16, आर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा नीचे एक आर बच गया है, ऊपर 4t बचा है ना। तो बुलबुले के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर, दाब आधिक्य का मान आ गया 4t बाई आर। ये जो बचा है वो 4t ऊपर बचा है, नीचे आर बचा है। तो बुलबुले के अंदर जो है दाब आधिक्य होता है 4t बाई आर, और बूंद के अंदर जो है कितना होता है 2t बाई आर। तो दोनों केस में जो दाब आधिक्य है वो उस त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी छोटे बूंदों, छोटे बुलबुलों में दाब आधिक्य अधिक होगा। यदि किसी बुलबुले या बूंद के अंदर कुल दाब पता करना हो, तो जो ये दाब आधिक्य आया है इसमें हम जो वायुमंडलीय दाब और जोड़ देंगे, यानी कुल दाब का मान कितना आएगा, कुल दाब निकालना पड़े तो कुल दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस दाब आधिक्य, मतलब कैपिटल P प्लस स्मॉल p, ये कुल दाब बुलबुले के अंदर होगा या बूंद के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं
कि जो हमारी केस नली होती है, केस नली का नाम सुना होगा। केस नली क्या है? एक कम त्रिज्या की अत्यंत पतली नली को हम केस नली कहते हैं। केस नली क्या है? कैपिलरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कम त्रिज्या की पतली नली को केश नली कहते हैं। जैसे जिससे हम जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो भी एक तरह से केस नली है, लेकिन ये काफी मोटी है। इससे पतली और होनी चाहिए। जितना पतली होगी उतना ही इसका जो केशिकत्व है, वो उतना ही अधिक होगा। ये केशिकत्व क्या होता है इसको समझते हैं। केशिकत्व इसको कहते हैं कैपिलरिटी। तो किसी केस नली में द्रव के उतार या चढ़ाव की घटना को केशकत्व कहते हैं। केशकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के उतार या चढ़ाव की घटना को केशकत्व कहते हैं। तो होता क्या है कि जब इस पतली नली को आप के पास यदि मान लिया कोल्ड ड्रिंक पीने वाली नली, पतली नली हो, उसको भी पानी में डाल करके देखो तो क्या होगा कि जो पानी का तल बाहर है केश नली से, उसकी अपेक्षा उस कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पतली नली में पानी का तल कुछ ऊपर होगा। पानी उसमें चढ़ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक उसमें चढ़ जाएगा, और ये नली जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा चढ़ेगा। ये सब बातें अभी सिद्ध होने वाली हैं। तो ये पानी जब किसी केश नली को, पतली नली को जब द्रव में डुबोया जाता, मान लीजिए जल में डुबोया जाता है, तो ये उस जल उसमें क्यों चढ़ता है, ये इसको समझते हैं। चित्र पहले देखिए, लेख हमने काफी कुछ रखा है, उसको हम पढ़ देंगे। समझना बहुत जरूरी है। समझ करके क्या करेंगे, आप अपने शब्दों में इसी बात को लिख सकते हैं। देखिए जरा, ये मान लिया हमने एक चित्र बनाया और ये नली पानी के अंदर डाल दी हमने। यहां पर हमने दूसरी नली बना दी उस बात को और क्लियर करने के लिए। चित्र ए है, ये बी है, उसी का भाग है। ये द्रव है यानी जल है। तो जब हम किसी केश नली को जल में डुबोते हैं तो केश नली के अंदर जो पृष्ठ बनता है वो अवतल होता है। ऐसे इस तरह का पृष्ठ केश नली के अंदर बनता है। ये अंदर का पृष्ठ है। इसको हम नवचंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो पृष्ठ बना है उसको नवचंद्रक, मेनिस्कस कहते हैं, कस कहते हैं। तो ये कैसा है, अवतल आकार का है। अवतलाकार जो है ये यहां पर पृष्ठ बनता है केश नली के अंदर। और ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी वक्र पृष्ठ, द्रव का यदि पृष्ठ वक्र हो तो क्या होता है कि उसके केंद्र की ओर दाब आधिक्य होता है। इधर जो है दाब आधिक्य होगा। बाहर दाब कितना है, मान लिया यहां पर दाब कितना है, P है, इधर बाहर भी P होगा। और इस वक्र पृष्ठ के नीचे क्या होगा, उसी तल में हमें देखना है। समान तल में हम बिंदु ले रहे हैं, इसके बाईं तरफ, इसके दाहिनी तरफ। इधर भी दाब कितना है, जस्ट उसके पानी के तल के ठीक नीचे हम दाब कितना होगा
जो वायुमंडलीय दाब है ना। लेकिन यहां पर जो ये वक्र पृष्ठ बना है केस नली के अंदर, उस वक्र पृष्ठ के ठीक नीचे यहां पर दाब कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इधर दाब, केंद्र की दाब की तरफ जो दाब आधिक्य है वो कितना है, 2T/R है। अभी हम देख चुके हैं किसी बूंद के अंदर कितना दाब आधिक्य होता है, वो 2T/R है। R क्या है? यही जो नवचंद्रक बना है, ये इसकी त्रिज्या है। द्रव का जो वक्राकार तल बना है उसकी ये त्रिज्या R है। ये इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है R। तो इसके केंद्र की तरफ इतना दाब ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसके जो है अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे के बिंदु पर दाब जो होगा, यहां पर कितना होगा, उसको हमने बड़ा करके दिखा रहे हैं। यहां पर दाब जो होगा वो होगा P, तो वायुमंडलीय दाब है, -2T/R। इतना दाब होगा यहां पर। यहां पर जो दाब होगा वो हम यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं, वो होगा P - 2T/R। इतना दाब होगा इस वक्र पृष्ठ के, जो इस नली के अंदर वक्र पृष्ठ बना है अवतल, उसके ठीक नीचे। ठीक है। अब हमें मालूम है कि किसी भी द्रव के अंदर समान लेवल पर, समान तल पर द्रव दाब समान होता है। मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर दाब, क्योंकि एक सेम लेवल में है, एक ही तल में है, एक ही क्षैतिज तल में है, अतः दाब समान होना चाहिए। तो यहां पर, यहां पर, यहां पर सब जगह दाब बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उनका तल बराबर लिया हुआ है, होना चाहिए। लेकिन यहां पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहां पर दाब में कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए अवतल पृष्ठ के नीचे जो दाब में कमी है, कितनी कमी है, इतनी कमी है, 2T/R के बराबर कम है दाब। बाहर दाब जितना है P, तो यहां भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर दाब का मान इतना है, P - 2T/R। तो इस दाब की कमी को पूरा करने के लिए केस नली में जल ऊपर उठता चला जाएगा। कब तक उठेगा? जब तक कि ये दाब की कमी पूरी नहीं हो जाती। यहां पर दाब P है, यहां पर भी दाब का मान कितना होना चाहिए, P के बराबर ही होना चाहिए केस नली के अंदर, और यहां पर भी, यानी दोनों तरफ और बीच में केस नली के अंदर, क्योंकि तल इसके क्षैतिज, एक ही क्षैतिज तल में है, तो दाब तो समान होना चाहिए। तो क्या होगा कि केस नली में जल मान लिया यह ऊंचाई तक चढ़ गया, तो ये ऊंचाई कैसे निर्धारित होगी? ये निर्धारित होगी कि जो यह ऊंचाई का स्तंभ है वो दाब यहां पर डालेगा इस बिंदु पर केस नली के अंदर, और ये उतना ही होगा कितना, 2T/R के बराबर होगा। यानी इस स्तंभ द्वारा, केस नली के अंदर चढ़े हुए जल स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब कितना होना चाहिए, 2T/R। मतलब जितनी दाब में वहां पर शॉर्टेज थी, कमी थी। तो द्रव या कहें जल केस नली में क्यों चढ़ा? क्योंकि केस नली को जब जल में डाला गया तो एक अवतल पृष्ठ बना, और अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब में कमी थी, उसका मान था 2T/R। R जो है वही नवचंद्रक जो बना है, अवतल पृष्ठ बना है, उसकी त्रिज्या है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए द्रव केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ता है जितना कि इस दाब की कमी को पूरा कर सके। क्योंकि ये जब जल इसमें चढ़ जाएगा तो जल का जो स्तंभ है वो कितना दाब लगाएगा, 2T/R के बराबर लगा देगा दाब। तो अब इस बिंदु पर, इसके अंदर और इसके बाहर दाहिनी तरफ सभी बिंदुओं पर समान तल में दाब का मान समान हो गया। तो यही बात हमने यहां लिख रखी है, इसको नोट कर लेंगे। केस नली में पानी चढ़ने का कारण, जब किसी केस नली जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर ली गई है, अभी हम आगे बात करेंगे, और ये कैपिटल आर जो है इसकी त्रिज्या है, जो अवतल पृष्ठ बन रहा है, केस नली के अंदर जो अवतल पृष्ठ बन रहा है उसकी त्रिज्या है ये कैपिटल आर। तो जब किसी केस नली जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है को पानी में डुबोया जाता है, जिसका पृष्ठ तनाव T है, तो केस नली के भीतर जल का पृष्ठ अवतल बनता है ना। अवतल पृष्ठ, इसको हम नवचंद्रक कहते हैं।
के केंद्र की ओर दाब अधिक का मान 2T/R रहता है। किसी बूंद के अंदर जो दाब अधिक होता है, यहां R जो है अवतल पृष्ठ या नवचंद्रक की त्रिज्या है। अतः अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब का मान ऊपर वाले दाब से 2T/R कम होगा। भाई ऊपर दाब जो है अधिक हो गया है इस के अंदर, इस तरफ, तो इसके ठीक नीचे दाब का मान कितना होगा? P - 2T/R। यही बात लिखी गई है। अतः अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब का मान ऊपर वाले दाब से 2T/R कम होगा। यदि केस नली के बाहर का दाब P है तो केस नली के भीतर उसी के संगत बिंदु पर, मतलब उसी लेवल पर, संगत बिंदु पर दाब कितना होगा? P - 2T/R होगा। मतलब यहां पर कितना दाब है? P - 2T/R है। बाईं और दाईं ओर जो है दाब P और P है, और ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही तल में हैं, एक ही क्षैतिज तल में हैं। हम जानते हैं कि जल के एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अतः केस नली के भीतर दाब की कमी को पूरा करने के लिए उसमें जल एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ये बात यहां से नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम यहां पर केस नली में किस ऊंचाई तक दाब ये जल चढ़ेगा उसकी गणना कर लेते हैं। केस नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊंचाई, इसके एक तरीका और भी है, वो तरीका लेंदी है। इस तरीके से निकालिए। देखिए चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अभी जो चित्र हमने बनाया था वो चित्र बना के बताना पड़ेगा, यही बात बतानी पड़ेगी। माना केस नली की त्रिज्या R है तथा जल का पृष्ठ तनाव P है। जब केस नली को जल में डुबोया जाता है तो उसके अंदर अवतल पृष्ठ बनता है। अवतल पृष्ठ, इसको हम नवचंद्रक कहते हैं, बनता है। इस अवतल पृष्ठ की, अवतल या कहें नवचंद्रक पृष्ठ की त्रिज्या R है। चूंकि अवतल पृष्ठ के केंद्र की ओर दाब आधिक्य का मान 2T/R है। अतः अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी होगी। दाब में इतनी ही कमी होगी, इतनी ही लिख दो, इतनी ही कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए जल केस नली में यदि h ऊंचाई तक चढ़ता है तो जल के h ऊंचे इस स्तंभ द्वारा डाला गया दाब
अवतल पृष्ठ के नीचे की दाब की कमी को पूरा करेगा। मतलब जो है जितनी कमी हो रही है दाब की उस अवतल पृष्ठ के नीचे, उस कमी को पूरा करने के लिए मान लिया h ऊंचाई तक जल चढ़ता है, तो ये बात यहां पर मैंने लिख रखी है कि अवतल पृष्ठ के केंद्र की ओर दाब अधिक का मान 2T/r है, अतः अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में इतनी ही कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए जल जो है केस नली में h ऊंचाई तक चढ़ता है, तो जल के h ऊंचे स्तंभ द्वारा डाला गया दाब अवतल पृष्ठ के नीचे दाब की कमी को पूरा करेगा। तो कोई h स्तंभ का जल कितना दाब डालेगा वो हम लिख देते हैं। देखिए दाब जो होगा h रो जी बराबर हो जाएगा 2T/r। यहां रो जल का घनत्व है तथा जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो h बराबर हो जाएगा 2T/r रो जी। ये हो गया। अब हम देखिए यहां पर इस r को, जो कि चित्र एक बनाएंगे और इस r का मान निकालेंगे। देखिए ये हमारा अवतल पृष्ठ बना, ये अवतल पृष्ठ जो केस नली के अंदर बना है उसकी त्रिज्या जो होगी, ये अवतल पृष्ठ बना, उसकी त्रिज्या ये है, ए कैपिटल R है। और केस नली की त्रिज्या कितनी है, ये है स्मॉल r है। और यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये जो है कौन सा कोण बन गया है, संपर्क कोण बन गया है। इस संपर्क कोण का मान, ये थीटा जो बना है वो भी, ये भी थीटा होता है। ये हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा अलग से, ये संपर्क कोण है। चित्र से क्या होगा, चित्र से इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर हो जाएगा स्मॉल r बटे कैपिटल R। तो कैपिटल R का मान हो जाएगा स्मॉल r बटे cos थीटा। ये मान हम यहां पर रख देते हैं। अतः h बराबर हो गया 2T/r की जगह क्या लिख देंगे, r cos थीटा स्मॉल r cos थीटा रो जी। तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2T cos थीटा बटे r रो जी। तो इस नली में चढ़े हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई h का मान आ गया 2T cos थीटा बटे r रो जी। ये मान आ गया, ये सूत्र है, ये परीक्षा में आता है। यहां पर r क्या है, केस नली की त्रिज्या है। r जो है केस नली की त्रिज्या पहले हम बता चुके हैं। तो केस नली जितनी पतली होगी उतना ही ज्यादा द्रव चढ़ेगा, ये बात क्लियर हो गई है यहां से, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। और ये क्या है, थीटा क्या है, संपर्क कोण है। तो इसमें विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, यदि थीटा का मान लेस देन है 90 डिग्री तो cos थीटा धनात्मक होगा। अतः द्रव केस नली में चढ़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि थीटा बड़ा हो जाए 90 डिग्री से, जैसा कि पारे के केस में होगा, तो cos थीटा ऋणात्मक होगा। अतः द्रव केस नली में नीचे गिरेगा, जैसा कि पारा नीचे की तरफ गिरता है। और तीसरा, यदि थीटा बराबर जो है 90 डिग्री हो तो cos थीटा cos 90 डिग्री बराबर 0 होगा। अतः द्रव न तो चढ़ेगा न ही गिरेगा।
तो ये विशेष परिस्थितियां हैं कि ऐसा होने पर थीटा जो है क्या है, संपर्क कोण है। संपर्क कोण हम समझा चुके हैं। तो थीटा का मान यदि इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे की तरफ जाएगा या बिल्कुल चढ़ेगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दाब आधिक्य की गणना करना परीक्षा में आता है, बूंद में या बुलबुले में। और ये केस नली में जो द्रव चढ़ता है उसके स्तंभ की ऊंचाई भी निकालने को आती है, और क्यों चढ़ता है उसका कारण भी मैंने लिख रखा है। तो ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।